वक्त हालात पैदा कर इंसान के हालात बिगाड़ देता है, मगर मन का आत्मविश्वास उस दशा से प्रगति की दिशा खोज लेता है। यही बात चरितार्थ होती है बचपन से संघर्ष से लड़कर एक प्रतिष्ठित मुकाम तक पहुंचने वाली महिला सम्मान प्रकोष्ठ की इंस्पेक्टर सत्या सिंह पर। हाथों के जख्म कोई नहीं देखता, लोग शीशा तराशने का हुनर देखते हैं, मगर हुनर स्टेटस और स्टैंडर्ड का मोहताज नहीं होता, बल्कि हुनर को तराश दिया जाए तो इंसान की पर्सनैलिटी अपने आप में एक स्टैंडर्ड बन जाती है। गरीबी में जीवन यापन करके स्कॉलरशिप के दम पर एजुकेशन हासिल करने वाली इंस्पेक्टर सत्या सिंह आज हर महिला के लिए एक आइडियल बन चुकी हैं। सत्या सिंह ये वो नाम है जिन्हें ना तो माँ का आंचल मिला और ना ही आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए पिता का सहारा, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास ने उन्हें आज कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा दिया। जब 5 सितंबर 2014 को महिला सम्मान प्रकोष्ठ की स्थापना हुई तो इसकी कमान महिला IPS अधिकारी सुतापा सान्याल को दिया गया। फिर उन्हीं के मार्गदर्शन में सत्या जी और उनकी टीम को महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने के मौके मिले। महिला सम्मान प्रकोष्ठ से जुड़ने के बाद उन्होंने महिलाओं के प्रति हो रहे विभिन्न अपराधों का निस्तारण किया, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। 1984 में पुलिस में भर्ती हुई सत्या सिंह ने कई महत्वपूर्ण विभागों में रहकर ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों को पूरा करने का काम किया। उन्हें बैडमिंटन खेलने का भी शौक है और वो गत 15 वर्षों से यूपी पुलिस चैंपियन का खिताब जीतती चली आ रही। तो आइए मिलते हैं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सत्या सिंह जी से। नमस्कार, मैं SK प्रसाद। आप देख रहे हैं सार्थक एंटरटेनमेंट का बहुचर्चित कार्यक्रम सार्थक शख्सियत। सार्थक शख्सियत के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पुलिस अधिकारी सत्या सिंह जी से। थैंक यू धन। तो सत्या जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको प्रशासनिक सेवा में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? गांव में जैसे लड़कियों के, हम जहाँ से रहने वाले हैं वहाँ पे लड़कियों का स्कूल नहीं था, तो 6 क्लास तक मैं पढ़ी नहीं थी। तो वहाँ पे 6 क्लास में एडमिशन करा के ये होता था कि मैं हाई स्कूल करके BTC कर लूँ, तो इसलिए पढ़ाया गया। लेकिन चूँकि मैं पढ़ने में अच्छी थी तो मतलब हमेशा फर्स्ट आते थे, तो इंटर के बाद ग्रेजुएशन किया, फिर BA में मतलब मेरा फर्स्ट क्लास आया। तो ये था कि मेरी फ़ीस माफ़ है और सब कुछ आराम से पढ़ लेंगे, तो मेरा BHU में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया गया। तो वहाँ पे पढ़ते पढ़ते जो फ्रेंड्स एकदम नए नए गांव से निकल के वहाँ पे गए थे, तो उन लोग से मिले और वहाँ पढ़ने। उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड थी देवी गुप्ता, तो उसने, वो लोग जानते थे, फॉर्म भरते रहते थे, तो उसने पहली बार IAS का फॉर्म भरा, UPSC का। तो हमने भी भरा, मेरा भी भरा, वो भी इसलिए कि 2 लोग का साथ रहेगा तो एग्ज़ाम देने जाएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट वो आया तो रोल नंबर मेरा तो आ गया, लेकिन उसका रोल नंबर ही नहीं आया। फिर हमारा अकेले जाने का कोई मतलब ही नहीं था, नहीं गए। उसी दौरान मेरी जो रूममेट थी, एक रमा दी करके थी, उनके ब्रदर जो थे वो स्पोर्ट्स में थे, तो वो लोग करके करीब 6-7 लोग, उनके मित्र वगैरह सब ने भरा। फिर मेरा भी उसमें भरा, 2 लड़कियां थे और सब लड़के, सबका भर गया। सब एग्ज़ाम दिए, जाके उरई में कहाँ एग्ज़ाम दिया, फिजिकल और ये वो, और उसमें मेरा हो गया और बाकी किसी का नहीं हुआ। तो वो बाई एक्सीडेंट ही कहा जाए कि कोई मतलब प्री प्लान नहीं था कि सोच के कि मुझे पुलिस में जाना है और जो भी है। तो इसी तरह से बस नौकरी में आ गए। पुलिस विभाग की नौकरी में नौकरी करते समय कभी किसी शातिर मुजरिम से पाला पड़ा? नहीं, हम लोग का इस तरह के शातिर से, तो चूँकि हम लोग जिस फील्ड में थे, तो मैं 5 साल तक केवल सिविल में रही। बनारस में 5 साल तक जिले में रहे, यूनिफॉर्म पुलिस में। उसके बाद कई घटनाएं हुई ऐसे जो कि मेरे टेम्परामेंट से एकदम अलग था। मुझे गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, तो मेरे अधिकारियों से मेरी लड़ाई हो गई और उन लोग के कारण मैंने फिर सिविल पुलिस छोड़ी और फिर CID में लिया मैंने। और CID में आने के बाद चूँकि वो
87 में वो सुशीला रोहतगी थी हमारी मुख्यमंत्री, तो उन्होंने एक महिला प्रकोष्ठ बनाया था, तो मेरी पोस्टिंग उसमें हो गई। फिर तब से क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का था, तो महिलाओं के लिए करते गए। पुलिस विभाग की एक ऐसी नौकरी है जहां अक्सर पुलिसकर्मियों की जिन लोगों से सामना होता है वो नकारात्मक लोग होते हैं, और आप एक पुलिस अधिकारी के साथ साथ साहित्य सेवी भी रही हैं, तो वो एक सकारात्मक काम है साहित्य सृजन करना। ये सकारात्मकता और नकारात्मकता के बीच का बैलेंस आप कैसे किए? मैंने बहुत झेला है, ऐसा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकते, लेकिन मैं कभी डरी नहीं, इसलिए कि मेरा साहित्य था, मेरा स्पोर्ट्स था, उतना ही लगाव उसमें भी था, लेकिन उतनी ही शिद्दत से मैं अपना काम भी करती थी। आपको कोई तभी कुछ कर सकता है आपके अगेंस्ट जब उसको कुछ मौका मिले। हमारे पास हर चीज़ तैयार है, हमको जो हमारा काम दिया गया है 1 हफ्ते के लिए, अगर हम उसको 3 दिन में पूरा कर लेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह की बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत नेगेटिव लोगों से, बाहर भी अंदर भी, लेकिन कभी भी झुके नहीं। मतलब होता है सच की जीत होती है। कोई ऐसा जीवन का क्षण आया जो बहुत जटिल रहा हो, जिससे उबरना बहुत मुश्किल रहा हो? हाँ, आया है, बहुत आया है। कुछ ऐसे अधिकारी आ गए जिन्होंने जीना हराम कर दिया था, और लगा कि कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर तब भी मैंने सोचा कि बहुत कुछ है। हमारे सबसे ऊपर वाले डीजी है, मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, सब कुछ है, सब करके। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा सेल्फ जब तक अपना है ना, कि मुझे जैसे कहते हैं कि कोई भी कभी भी हमको किसी चीज़ का घमंड नहीं रहा, किसी चीज़ का भी नहीं, लेकिन स्वाभिमान से भी कोई समझौता नहीं। जो करना है, अगर ड्यूटी देनी है रात को 12 बजे, क्या 24 घंटे करनी है, 24 घंटे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे आगे और किसी चीज़ पे कोई समझौता नहीं। हर बात पे हम हक को जताने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को बनाने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को। कच्ची न रहे नींव कहीं देखभाल के, हर ईंट प्यार से वो जमाने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को। बन के सहारा उनका, बन के सहारा उनका रहना था जब हमें, हम अस्थियां गंगा में बहाने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को बनाने में लगे थे, एक बाबूजी जो घर को। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन बहुत कठिन है, जीवन की समस्याएं इतनी विकराल लगती हैं कि जीने का मन नहीं करता। जीवन का कोई ऐसा क्षण जब आपको लगा हो कि जीवन बहुत कठिन होता जा रहा है, वो अगर कोई ऐसा किस्सा हो तो हमें बताइए। कुछ एक इन्वेस्टिगेशन थी बैंक की, जो बैंक घोटाले की, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए बहुत सारा बैंक से वो पैसे निकाल लिए थे, यहीं लखनऊ का ही। उसकी इन्वेस्टिगेशन मुझे मिली थी, लेकिन जो उस समय डीजी थे वो चाहते थे कि उसमें मैं गलत लोगों को फंसा दूं, लेकिन वो मैं नहीं कर रही थी। तो उस चीज़ को लेके वो डीजी और एक डीआईजी महोदय थे और एक एसपी, वो लोग मेरे से बहुत नाराज़ थे, लेकिन मेरी लिखा पढ़ी में तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो उन लोगों ने एक प्लान किया, और हुआ क्या कि किसी और का एक मुलजिम था किसी और केस का, और उस मुलजिम को वहाँ पे गाज़ियाबाद में गिरफ्तार करने का, पता नहीं कर लिया था या करने का जो भी था, करके मुझे शाम को 4 बजे बुलाया। और एसपी थी, उन्होंने बोला कि वो गाज़ियाबाद में वो मुलजिम है, उसकी गिरफ्तारी का है, कि हो सकता है तुमको जाना पड़े, प्रिपेयर रहो। तो हमने कहा कि मुझे बता दीजिए कि किस टाइम तक जाना है, कब, कि अभी नहीं जाना है, जब वहाँ से फ़ोन आएगा वो लोग गिरफ्तार कर लेंगे तब जाना है। 6 बजे तक ऑफिस में थी, सब लोग थे। हमने कहा कैसे जाएंगे,
वहाँ पे भी कोऑर्डिनेट किया। गाज़ियाबाद में जो वहाँ पे पोस्टेड थे सीईओ से लेकर इंस्पेक्टर तक, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम अभी नहीं बता सकते, हो सकता है कि वो नहीं मिले। तो हमने कहा कि नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से वहाँ तक आऊँगी कैसे, आप मुझे बताइए। तो बोल रहे हैं कि अरे नहीं, नौचंदी चलती है बैठ के। हमने कहा मैं आज तक ना बिना टिकट कहीं चली हूँ और इतनी दूर मैं कैसे आ जाऊँगी। फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन किया, फिर हमारी एसपी थी, उनसे पूछा तो कि ठीक है, हम कि कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक है। रात को 10 बजे गाज़ियाबाद से उनका फ़ोन आया, जो वहाँ के डिप्टी एसपी थे, कि वो मुलजिम पकड़ गया है और उसको रिमांड पे दाखिल करना है सुबह, आप एकदम सुबह 6 बजे तक आ जाइए। अब आप सोचिए, रात को 10:30 बजे मैं एसपी का फ़ोन मिला रही हूँ, मैं उन लोग का, इतने के बाद फ़ोन काट दिया और मैं सबका फ़ोन मिला के परेशान, कोई फ़ोन का उत्तर ही ना दे। और ये इसलिए था कि ये मेरे अगेंस्ट मैं नहीं जा पाऊँगी, तो मेरे अगेंस्ट आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, कार्रवाई करने के लिए। अब उसके बाद मैंने क्या किया कि मेरे ब्रदर हैं यहाँ पे, उस समय इंटरसिटी टूर्स एंड ट्रेवल्स चलता था, उनसे कह के मैंने गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद 2 मेरे हमराह थे, एक मलखान और एक और सिपाही, उन दोनों को मैंने फ़ोन किया और बोला कि ऐसे ऐसे है। सोचिए, किसी की परमिशन नहीं थी। आउट ऑफ स्टेशन जाने के लिए परमिशन होती है, लेकिन मेरे अधिकारियों ने मुझे परमिशन नहीं दी और कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे जाना था। जब मैंने उन सिपाहियों से बात की, उनके पास भी नहीं था, तो वो बोले कि ठीक है सर, मैं एकदम चलूँगा। वो लोग अपनी नौकरी दाव पे लगा के, रात को 11 बजे मैं गई इंदिरा भवन, वहाँ पे 5वीं मंजिल पे सारा गेट बंद था। गार्ड से मैं नीचे से कैसे दरवाज़ा खुलवा के सीढ़ी से हम लोग 9th फ्लोर पे गए। वहाँ जाके मैंने एक एप्लीकेशन लिख के रख दी और उसके बाद आई। फिर वो जहाँ वो सिपाही थे दोनों बेचारे, उन लोग को लेके और हम चले। पूरी रात भर चलते हुए हम पहुँचे गाज़ियाबाद सिंघानिया गेट। वहाँ पे पता चला कि मुलजिम बंद था। अब मुलजिम बंद था, उन लोगों ने हम लोग को रोका था कि वो बैठेंगे 1 बजे मजिस्ट्रेट उनके सामने रिमांड लेने के लिए। अच्छा, चूँकि मैं फील्ड का कोई ऐसा काम, कभी कोई मुलजिम की गिरफ्तारी और ये सब हुआ नहीं था, तो मुझे कुछ पता भी नहीं था। हम भी बैठे रहे। जब 1 बजा तो बोले मजिस्ट्रेट बैठ गए हैं। हम उसको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट हमसे बोल रहे हैं कि ये रिमांड किस लिए, रिमांड तो 24 घंटे बाद होती है, कि आप इसको ले जाके बुलंदशहर में जमा करिए। अब सोचिए, बुलंदशहर में 5 बजे तक ही वो जमा हो सकता था। हम लोग के एकदम वो करके, वो बल्कि बोले कि किसने कहा आपको, और ये करके क्या बताते। फिर तुरंत हम लोग गाड़ी से उसको बिठाए और बुलंदशहर के लिए गए। और इतनी बारिश हो रही थी कि एकदम तूफान। और 14 अगस्त की बात है, सोचिए। फिर वहाँ से लेके उसको हम बुलंदशहर पहुँचे। वहाँ पे 4:45 बजे पहुँचे। जब वहाँ पे ले जाके और ऑफिस में बोले कि ऐसे, तो उन लोग बोले कि अब नहीं हो सकता है, आज हो ही नहीं सकता है, इसलिए 5 बजने वाला है, सब बंद हो जाएगा। हमने कहा भाई मुझे लखनऊ जाना है, वहाँ से लेके आई हूँ, मैं इसको कहाँ रखूँगी। तो वो बोले नहीं, मैं फिर सीधे एकदम जो मजिस्ट्रेट थे उनके पास मैं एकदम चली गई और सर को बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, और हमको बताया नहीं गया था, और वहाँ पे हमारा इतना टाइम वेस्ट किया गया, और वहाँ से फिर हम आए हैं। फिर उन्होंने जब पूरा सुना, वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने पूरा बोला, वो अपने पेशकार से उसने सारा लिखा पढ़ी करवा के, और उसको ले जाके फिर हम लोग जेल में डाले। और फिर वहाँ से पूरी बारिश में 36 घंटे हम चलते रहे। जो बेल्ट पहने थे ना वर्दी की, पूरे मेरे पेट में छाले पड़ गए थे। अब वहाँ से लखनऊ आना था। अब ये है कि 15 अगस्त था। 15 अगस्त का ये मतलब होता है कि अगर हम लखनऊ में हैं तो हमको दिखाना होगा कि हम किसी थाने पे अपने ऑफिस में नहीं पहुँचे, वरना वो भी मेरे अगेंस्ट जाएगा एक कार्रवाई। फिर वहाँ से भागते भागते आए, फिर पारा थाने में जाके वहाँ पे फिर हमने अपनी आमद की। आमद करके फिर जाके हम घर गए। तो इस तरह से परेशान करते हैं लोग, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं करके जो सच था वही हुआ, और हर चीज़ का जवाब दिया मैंने अपने काम से। बनारस में मेरी पोस्टिंग थी, तो हम मात्र 3 महिला सब इंस्पेक्टर वहाँ पे पोस्ट थे। तो जो ये टीजिंग है और ये सब, तो ये हमेशा होता ही रहता है। तो उस समय भी जैसे कि होता था, हम लोगों की ड्यूटी लगाई जाती थी स्कूल कॉलेजेस के बाहर,
वहाँ पे खड़े होके उन लोग को देखने के लिए कि, और पूरी फोर्स भी रहती थी। लेकिन इन सब के साथ भी हम लोग के लिए भी बड़ा मतलब अजीब माहौल होता था। एक बार का इंसिडेंट बताऊँ मैं, कि मैं यूनिफॉर्म नहीं पहने थी और घर से और थाने गई, और थाने से बनारस में एक महमूरगंज चौकी है, मैं वहाँ पे जा रही थी। मैं गई तो सड़क के किनारे वो पान, अरे चाय वाय की दुकान रहती है टपरी टाइप की, वहाँ पे 2-4 लड़के बैठे थे। तो मैं गई तो बड़ा गंदा सा कुछ मजाक करके और बोलता है कि का हो, वहाँ की जो, अरे का हो, कहाँ जा, मतलब इस तरह की। तो पुलिस की गर्मी तो थी ही थी, नहीं रिक्शे वाले को रोके, हमने कहा रुको, और उसके बाद रिक्शे से उतर के मैं उसके पास गई। हमने बोला क्या परेशानी है? तो वो बोल रहा है आपसे कौन बात करता है, मैं वो करके, कोई परेशानी नहीं है और ये। तो उसके बाद हमने कहा ठीक है, हम कहे बैठो अभी बताते हैं। तो उसको बैठ के मैंने रिक्शे वाले से कहा, हम कहे रिक्शा वहाँ पे जाओ चौकी पे, हमने कहा होंगे लोग, उन लोग को यहाँ पे बुला के ले आओ। इतने में उसको ये समझ में आ गया कि ये मतलब पुलिस का या कुछ भी है। तो रिक्शा उधर गया, ये खड़ा होके और जाने के लिए तैयार हो गया। हमने कहा नहीं बैठो, लेकिन ये ज़बरदस्ती करके एक स्कूटर खड़ी थी, जाके स्कूटर पे बैठा, और स्कूटर में चाबी लगी थी, मैंने तब तक चाबी खींच ली। जब चाबी हाथ में ले ली तो वो मेरे हाथ से चाबी खींचने लगा। जब खींचने लगा तो मैंने एक झापड़ मारा उसको खींच के, तो वो चाबी मेरे हाथ में रह गई, गुच्छा उसके हाथ में चला गया। फिर वो मुड़ के भागा, तो वो पूरा मटके का कुर्ता पहने था, मैंने पीछे से ऐसे पकड़ने की कोशिश की तो कुर्ते का पूरा उतना हिस्सा मेरे हाथ में आ गया और वो भाग गया। और तब तक थाने से सारे लोग आ गए, एक बघेल सर थे जो वहाँ के चौकी इंचार्ज थे, वो लोग, वो आने के बाद पूछने लगे किसी से, तो पान वाला भी और चाय वाला, उन लोगों को पता ही नहीं कि वो कौन था। लेकिन जो स्कूटर खड़ी थी ना उस पर नंबर था, ना स्कूटर में कोई कागज़ था, कुछ भी नहीं था। तो उन लोगों ने स्कूटर को फिर ले जाके थाने में और लावारिस में दाखिल करवा दिया। ये हो गया। नेक्स्ट डे हमारे सीओ थे मिस्टर MK बिश्नोई, बुलाए मुझे, मेरी पेशी थी वहाँ, और बुलाने के बाद मुझे बोलते हैं कि क्या करती हैं आप, एकदम अरे रास्ते पर बवाल करती चलती हैं, और आप यूनिफॉर्म पहन के क्यों नहीं चलती? तो हमने कहा, हम कहे सर एक चीज़ बताइए, पूरे बनारस में 3 महिला सब इंस्पेक्टर हैं, हम कहे कितने लोग यूनिफॉर्म पहन के चलेंगे? हमने कहा मेरी बहनें हैं और लड़कियां हैं, सब कितने? तो कह रहे हैं कि नहीं आपको नहीं पता है, वो कांग्रेसाई का नेता है। यही वर्ड था कि वो नेता है और आप नहीं जानती। मतलब जितना भी सुना सकते थे सुनाए। उसी पीरियड में उसको बुलाया, उस लड़के को, वो आया, मेरा पैर छुआ, और पैर छूने के बाद फिर गया, उसकी स्कूटर दिलवा दिए। तब अपने आप पे इतनी ग्लानि हुई कि ये खद्दर के धोती कुर्ता और पजामे के आगे अपनी कोई औकात नहीं है कि यूनिफॉर्म पहन के या कुछ भी। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसमें नहीं करनी है नौकरी। फिर मैंने लिख के दे के वहाँ से ऑफिस में अपनी वो करवा ली, वहीं पे कचहरी में था पुलिस ऑफिस। कुछ दिन और पता चला था कि यहाँ पे महिलाओं का खुला है, नया महिला प्रकोष्ठ, यहाँ के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दी थी। फिर यहाँ हो गया, फिर महिला सम्मान प्रकोष्ठ में मेरी पोस्टिंग हो गई। और फिर मेरे मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से कि महिलाओं की हेल्प करना, उनकी मदद करना, तो वो चलता रहा मेरा। तो ये जो साहित्य सेवा का जो हुनर मिला है, ये पूर्वजों की विरासत है कि ईश्वरीय देन है? नहीं, कुछ तो विरासत है मेरे पिताजी की। मेरे पिताजी जो है वो हिंदी और मैथ के लेक्चरर थे इंटर कॉलेज में। तो बचपन में जैसे 6 से पढ़ना स्टार्ट किया, तो 6-7 में, और उससे पहले घर में जैसे कि वो मेरी स्टेप मदर थी, तो वो मुझे पढ़ाती थी, तो हिंदी पढ़ना तो आ ही गया था। तो मेरे फादर की अलमारी में किताबें बहुत सारी रहती थी, प्रेमचंद की, शरद चंद्र की, और वो कामायनी वगैरह, आंसू, ये सब किताबें। तो लेकिन तब ये माना जाता था कि उपन्यास कोई भी लड़की नहीं पढ़ेगी, बहुत मतलब बुरा समझा जाता था। उपन्यास का मतलब बस लड़के लड़कियों का वही प्रेम और ये समझा जाता था। लेकिन मैं तब भी चोरी उनके अलमारी में से किताबें निकाल के, इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ती रहती थी। तो मेरा तब से इंटरेस्ट था। उसके अलावा जैसे वो ग्रेजुएशन में जो मेरा था, वो डिबेट वगैरह होता था, तो उस डिबेट में भाग लेने के लिए मेरे फादर मुझे पूरा प्रिपेयर करवाते थे। बड़ा मुझे याद है कि उस समय
77 में कि क्या हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है, इस पे पूरा एक डिबेट था मेरा। और एक भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति इस पे, तो उन्होंने पूरा मुझे तैयार किया था जो कि एकदम रट गया था। और जो मेरा पुलिस में सिलेक्शन हुआ उसमें भी यही था कि 300 का निबंध था, मेरा जो है वो 250 नंबर मिले थे मेरे निबंध में। तो वहाँ से ये विरासत ही है एक तरह से। बैठ का कहरालय में गाना सबका बारी बारी, बैठ का कहरालय में गाना सबका बारी बारी, गुड़ा भाग और जोड़ घटाना करने की लाचारी, कितने मीठे थे कितने मीठे थे गुरुजन के छड़ियों वाले घाव, कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव, आज भी याद बहुत आती है पकड़ी वाली छाँव, कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव, गिल्ली डंडा ओला पाती लुका छुपी का खेल, टायर की वो गाड़ी सरपट छुक छुक करती रेल, छुक छुक करती रे, छिछले पानी बीच चलाना कागज वाली नाव, कितना सुंदर कितना शीतल बाबा का था गाँव। साहित्य सेवा से समाज सेवा की तरफ आना कैसे हुआ? देखिए, साहित्य सेवा तो एक मतलब अपने अंदर की क्या बोले अभिव्यक्ति है जिसको लिख रहे हैं, और समाज सेवा तो शायद हमारे मतलब खून में है कि जब हमारे बचपन में भी हम लोग एक जमींदार खानदान के थे, मेरे बाबा को खलीफा की उपाधि मिली थी, तो आस पास के गांव से बहुत दूर दूर से लोग, तब कितने कोसों तक स्कूल और कॉलेज नहीं होते थे, तो हम लोग क्या ही थे, तो लोग आके हमारे ही घर में रहते थे और पढ़ते थे, मतलब फ्री ऑफ कास्ट। तो वो देखने के बाद फिर ये हुआ कि जब भी जो भी मिलता है मुझे ये लगता है कि हाँ, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इससे रिश्ता रहा ही होगा, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो अपने परिवार का ही सदस्य समझती हूँ मैं उसको, ये विरासत में मिला है मुझे। जब मैं पुलिस में आई और क्राइम अगेंस्ट वीमेन सेल में इंचार्ज हुए, तो उसमें मैक्सिमम प्रताड़ित महिलाएं, उनके माँ बाप, लड़कियां, वही लोग आते थे। तो उनकी पुलिस के हिसाब से तो जो हेल्प होती थी, मैं पर्सनली भी उन लोगों की हेल्प करती थी, इसलिए कि कई मामलों में जो है वो लड़के इन्वॉल्व होते थे, बच्चे इन्वॉल्व होते थे, जिनको कि ये नहीं पता होता था कि कानून क्या है और उसमें उनको सज़ा क्या मिल सकती है। तो चूँकि उनको मॉरली मतलब काउंसलिंग भी करती थी मैं, और करके जब उनका मैटर सॉल्व हो जाता था पूरी हेल्प करके, तो वो किसी और को बताते थे, फिर वो मेरे पास आते थे। और कई NGOज यहाँ पे थी, यहाँ पे जैसे एक श्रद्धा सक्सेना है, एक श्रद्धा वाजपेयी जी हैं, एक रीता सिंह हैं, विनीता श्रीवास्तव हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग चूँकि NGO के थ्रू करते रहते थे, जिसमें एक अरुण प्रताप सिंह है, अरुण भैया जो माँ गायत्री जनसेवा का है, गुंजन है, तो ये लोग उसमें जैसे जहाँ भी मेरी ज़रूरत होती थी तो ये लोग मुझे बुलाते थे, मैं जाती थी। और जो करने के बाद इसके बाद इतना सारा होने लगा कि बस उसी में जुड़ गए। जहाँ जिसको ज़रूरत होती है, मेरे लिए तो वही है कि जहाँ जिसको ज़रूरत होती है वो मुझे बुला लेता है। प्लस मेरा नंबर टीवी दूरदर्शन में हुआ, स्कूल कॉलेजेस वगैरह में भी, जैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मैं जाती हूँ, जेंडर सेंसिटाइजेशन, वीमेन एम्पावरमेंट, तो नंबर वहाँ पे दे देते हैं। तो ये है कि रात को 2-2 बजे तक अभी भी फ़ोन आते हैं, जब किसी लड़की कोई परेशानी में होती है, कोई ब्लैकमेल करता है, तो मैं हेल्प करती रहती हूँ। एक व्यक्तिगत सवाल है कि अभी आपने किसी सवाल के जवाब में कहा कि आप
आपकी स्टेप मदर थी, हाँ तो हाँ, क्या आपकी जो मदर कितने समय में आपकी मैं 1.5 साल की थी तभी मेरे मदर की डेथ हो गई थी, और मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी तो मेरे फादर का हो कभी गया ऐसा था। लगा कि माँ की कमी महसूस हुई? वो तो हर एक को, माँ तो माँ होती है, कभी ऐसा क्या लगा, हमेशा आज भी लगता है, आज भी लगता है, लेकिन मेरी बेटी जो है उससे नहीं लगता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो मेरी माँ ही है एक तरह से, अभी भी मतलब मुझे, मैं उसकी बेबी हूँ और वो मेरी मम्मा है। चलिए मूड को चेंज करें। बहुत जब मैं छोटा था तो टीवी में एक ऐड आता था कि हाँ। आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। वैसे आपका भी नहीं पता चलता। कैसे मेंटेन करती हैं आप, क्या करती हैं इसके लिए? भाई मेरे, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ठीक अच्छा, है। हाँ, मैं कोई जैसे कि ना तो कोई प्रोडक्ट जैसे फाउंडेशन और ये और वो कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि सन स्क्रीन, उसकी मैं एडिक्टेड हूँ। अच्छा, हाँ, मैं सन स्क्रीन यूज करती हूँ, और बाकी खाना पीना मैं तला भुना कुछ नहीं खाती हूँ, और बस चावल दाल और सब्जी सिर्फ यही शुद्ध खाती हूँ। शाकाहारी भोजन। हाँ, शुद्ध शाकाहारी में भी रोटी नहीं, ये नहीं, कोई एक सब्जी। और ये कभी कभी तो ये भी होता है, नहीं खाने का मूड हो तो 2-4 ब्रेड ले लो और चाय में डुबा के, वो पूरा भोजन है मेरा। आपने जीवन से जो भी कुछ सीखा है, दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे? जीवन में बस ये है कि जितना भी प्यार बांट सके आप उतना बांटिए, जितना भी दे सके, लेकिन कभी भी रिटर्न की उम्मीद मत करिए। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम इसलिए होती है ना कि हम किसी के लिए करते हैं और वो किसी मौके पे वो अगर मेरे लिए कुछ नहीं करता है तो वो हम एकदम उद्वेलित हो जाते हैं और बुरा लगता है कि मैंने तो इसको इतना किया, इसने नहीं किया। हम अगर किसी को कोई गिफ्ट देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं, वो मुझसे मांगता तो है नहीं, हम अपनी खुशी से करते हैं, हम शायद इस लायक हैं तो करते हैं। वो उसका वो है, वो नहीं कर सकता है तो क्या है। मेरी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ कि लोगों के लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन वो मेरे लिए प्रॉब्लम बने। तो कई लोगों ने मुझे बोला क्यों करती हैं, क्यों करती हो, तो हमने कहा मेरे दिमाग में बस वो सन्यासी की कहानी रहती है कि वो एक सन्यासी नदी के किनारे चले जा रहे थे और एक बिच्छू पानी में बह रहा था, तो वो उसको निकाल के बाहर करने के लिए बार बार कोशिश करते थे और वो उनको डंक मार देता था बार बार। तो उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, ये आप उसको बाहर निकालने के लिए मदद करने की सोच रहे हैं और वो आपको डंक मार रहा है, आप क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो उसका स्वभाव है, वो नहीं बदल सकता, तो मैं अपना स्वभाव क्यों बदलूं। वर्तमान में जियो। वो एक कहते हैं ना कि जो भी है बस यही एक पल है, आगे कुछ नहीं है। अभी हम हैं, आधे घंटे बाद क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। और कोई अगर आपको बुरा भला भी कहता है, गाली दे या कुछ भी करे, लेकिन वो अगर आता है आपके सामने तो उसी प्यार से उसको एक्सेप्ट करिए। मैंने एक बार आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि जो आप को बुरा भला कहे आप उससे भी जाके गले मिलिए। तो मेरा एकदम मेरे अंतर में उतर गया हो। तो एक तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कह रहा है। मैं वही कहते हैं ना, जो अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो वो उसका है। और ये है ना कि हेट द सीन नॉट द सीनर, कि व्यक्ति कभी गलत नहीं होता है, परिस्थितियाँ गलत होती हैं, तो हर को उसी हिसाब से एक्सेप्ट करो। जीवन में अपना आदर्श किसे मानती हैं? गणेश जी को। क्यों? मतलब मैं उनको राखी बांधती हूँ और भाई की तरह। मैं जो कुछ भी होता है, कभी कभी ऐसा है, इंसान है, हर आदमी से गलती होती है, मुझसे भी कोई गलती होती है, तो मैं आके कन्फेस करती हूँ और लड़ती भी हूँ कि आखिर मुझसे ये क्यों हुआ। कि आप भगवान हैं, भाई हैं, तो अगर कुछ गलती होने को हो तो पहले आप अवेयर करिए। सार्थक शख्सियत में हमसे बात करने के लिए सत्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सार्थक शख्सियत के आज के एपिसोड में हम बात कर रहे थे सत्या सिंह जी से। जय हिंद, जय भारत।